हेलो। हम लोगों ने लास्ट टर्म पर क्लास 11th में इलास्टिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? वैज्ञानिक हुक ने इस नियम को दिया। इसके अनुसार कोई भी वस्तु प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अगर है तो उस पर जो लगाया गया प्रतिबल होगा वह विकृति के समानुपाती होगा। यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर यदि किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाए तो उसमें जो विकृति आती है उन दोनों के बीच समानुपातिक संबंध होता है। यानी स्ट्रेस जो लगाया जाएगा उसकी प्रोपोर्शनल स्ट्रेन आएगी। अगर हम ग्राफ खींचे इन दोनों के बीच में तो यहां पर यदि हम प्रतिबल लेते हैं, यहां पर हम विकृति लेते हैं और प्रतिबल तथा विकृति के बीच में ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस प्रकार की। इससे सिद्ध हो जाता कि प्रतिबल विकृति समान। लेकिन इसमें एक शब्द हम लोगों ने उपयोग किया पहले, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। इसका मतलब ये होता कि यदि हम किसी वस्तु में प्रतिबल लगाएं वो विकृति उत्पन्न हो, लेकिन जब हम प्रतिबल को हटा दें तो विकृति समाप्त हो जाए। तो कहा जाएगा कि ये जो सीमा है वो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। इसको अन्य शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता, डिफॉर्मिंग फोर्स जो था वो लगाया था, तो विरूपक बल लगाने पर उसमें विकृति आती। लेकिन विकृति कैसी होती? अस्थायी। जैसे हम विरूपक बल हटाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं, तो आई हुई विकृति अपने आप समाप्त हो जाती। तो कहा जाएगा कि अभी हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। यदि हम विरूपक बल इतना अधिक लगाएं कि उसमें जो विकृति हो वो स्थायी हो जाए, जैसे अगर हमने स्पंज की बॉल ली, उसको दबाया, उसके आकार में परिवर्तन हुआ और छोड़ दिया तो फिर से उसने अपने आकार को प्राप्त कर। लेकिन यदि हम उसको इतना ज्यादा दबा दें कि वो स्पंज जो है क्रैक कर जाए यानी फट जाए या टूट जाए, उसके बाद हम उसको छोड़ भी देते हैं तो भी मूल वो आकार में वापस नहीं आ पाती। इसलिए कहा जाएगा कि वो प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये समझने की है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी भी वस्तु में अगर प्रतिबल लगाते हैं तो जो उसमें विकृति उत्पन्न होती है वो परस्पर एक दूसरे के समानुपाती संबंध रखते हैं। ये हुक का। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबल और विकृति दोनों हैं इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में 3 मॉडुलस पढ़ने हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इनका अनुपात, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता। इसमें हमें 3 अनुपात पढ़े। पहला हम लोग पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग दृढ़ता। आज हम लोग उसमें पहला वाला लेते हैं यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? तो ध्यान देना, जिसमें तीनों के तीनों गुणांकों की जो मान है वो प्रतिबल और विकृति के अनुपात ही है। लेकिन अंतर क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं जिसमें, और ये कैसे बराबर होता? तो ये होता प्रतिबल यानी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यानी विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब इसमें जो प्रतिबल है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। इसमें ही ध्यान देना पड़ेगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक में जो प्रतिबल होगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, जिसकी वैल्यू होती है F/, और विकृति जो होती है वो भी अनुदैर्ध्य विकृति होती है यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है। तो विकृति अनुदैर्ध्य विकृति में होती डेल्टा Ly। इस प्रकार से हम यहां देते हैं तो y इक्वल होगा F/A अपॉन डेल्टा L/L। अगर इसको हम सिंपल करके देते हैं F×L, ये ऊपर पहुंच गया YA। इस प्रकार से इसको। अब यहां पर हम यंग्स मॉडुलस का मान एक वायर के लिए निकाल के देखते हैं। मान लिया एक ये रबर की डोरी, इसको ऊपर हमने दृढ़ आधार से बांधा। इसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी यानी जब इस पर कोई वेट नहीं लटकाया
तब इसकी लंबाई है। लेकिन जब इस पर हमने वेट लटकाया, इस पर वेट W इक्वल mg लगा दिया, तब इसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो गई और जो लंबाई बढ़ी वो डेल्टा L। अब कहा जाए इस पर जो बल लग रहा तो F इक्वल mg कितने पर लग रहा है? इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस दूरी का, अगर वो a है, a की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों कहा? क्योंकि ये दूरी जो है ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर में जो उसकी रेडियस है वो आर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से देखें एफ की वैल्यू इसमें mg है और a की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर है और लंबाई में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा है, साफ दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी हुई लंबाई और प्रारंभिक लंबाई। इसके आधार पर यदि हम कहें कि अब हमें ये यंग्स मॉडुलस निकालना, तो y इक्वल लिखेंगे mg अपॉन पाई आर स्क्वायर और यहाँ L अपॉन d, कैपिटल L लिखा था, यहाँ कैपिटल। ठीक, इस प्रकार से ये हमने रबर की डोरी के लिए y r इक्वल हो गया mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर दे। ये यंग्स मॉडुलस हमने निकाल के दिखाया। अब एक इसमें क्वेश्चन बहुतायत में पूछा जाता है, सिद्ध करें कि रबर और स्टील में स्टील अधिक प्रत्यास्थ, या प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रबर और स्टील में प्रत्यास्थ किसकी अधिक प्रत्यास्थ कौन है। इसके लिए हमें यंग्स मॉडुलस के आधार पर हम दोनों की विवेचना करें और जिसके लिए यंग्स मॉडुलस का मान जाना जाएगा उसको हम कहेंगे वो अधिक प्रत्यास्थ। सामान्य रूप से जब बच्चों से पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता तो वो निश्चित रूप से उत्तर देते हैं कि इलास्टिसिटी के आधार पर देखते हैं कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ होगी, उनका उत्तर होगा आजादी कि ये जो है रबर की प्रत्यास्थता ज्यादा होगी स्टील से। आज हम लोग देखते हैं कि दोनों में से कौन अधिक। यहां पर कंपेरिजन जो की जा रही वो रबर ले रहे हैं और एक बार ले रहे हैं स्टील। तो हमने समान लंबाई के दो वायर, एक को बनाया हमने रबर से, एक को बनाया हमने स्टील से, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल है। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी जो इनिशियल लेंथ है एल है, इसकी भी इनिशियल लेंथ। फिर इसके बाद सेम वेट W इक्वल mg, इस पर हमने लटकाया, W इक्वल mg, इस पर भी हमने लगाया, सेम है। यानी इसमें जो फोर्स लगाया जा रहा है नीचे की तरफ वो दोनों में इक्वल और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों की इक्वल। अब हम देखेंगे ये स्टील का बना हुआ है, ये रबर का बना हुआ है। जैसे ही वेट लटकाते हैं तो आप अपने आप समझ पा रहे होंगे कि रबर ज्यादा फैल जाएगा। तो इसमें जो आएगा वो डेल्टा एल आर, इसको हम रबर के लिए आर लिख दिया, यहां पर हम लिख दिए एल आर, इसको लिख दिए एल एस। इस पर जब हम वेट लटकाएंगे और नहीं, इसकी लंबाई में वृद्धि तो होगी स्टील के वायर में, लेकिन उतनी नहीं होगी, तो डेल्टा एल एस। यहां पर स्पष्ट हम लोग देख पा रहे हैं डेल्टा एल आर बड़ा है डेल्टा एल एस। अब हम बारी बारी से इसके लिए प्रत्यास्था गुणांक निकालें। यहां निकालेंगे y s इज इक्वल f अपॉन a y डेल्टा एल वाई, ये फॉर्मूला होता, ये ऊपर प्रतिबल नीचे विकृति। तो प्रतिबल कितना लगा? तो यहां लगा mg अपॉन। अब जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a लिख दिया हमने, a की वैल्यू बताया आपको पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहां पे ये लिखा। अब यहां पर जो लंबाई में वृद्धि हुई वो डेल्टा एल एस, वही यहाँ इनिशियल लेंथ थी वो एल थी। ठीक, यहाँ पर हमने एल एस ये लिखा इनिशियल लेंथ, यहाँ एल एस एल आर ये। अब जैसे हमने ये वाई एस लिखा था तो वाई एस की फाइनल जो वैल्यू आई वो गई एम जी एल रेज़ पर एस अपॉन ए डेल्टा एल एस, इक्वेशन 1। ठीक इसी प्रकार से स्टेप्स लेके अगर हम चलें, यहीं पे लेते
कैमरा का जो एरिया है हम लोग को जहाँ तक कवर करता लिमिटेड है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे लेते हैं। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से वाई आर। तो वाई आर इक्वल पहले तो एफ बाई ए फॉर्मूला ये लगे डेल्टा एल बाई यानी अनुदैर्घ्य प्रतिबल विकृति। इसमें मान रखना है एफ की वैल्यू कितनी है एम जी अपॉन ए, डेल्टा एल की जगह आ गया डेल्टा एल आर। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको इससे इनिशियल लेंथ को एल आर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट एक स्टेप बचाने के लिए ऐसा इस प्रकार से देखा हमने वाई आर इक्वल लिया है इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो यहां देखेंगे आएगा आपका वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल वाई एस की वैल्यू हो जाएगी एम जी एल एस अपॉन ए डेल्टा एल एस डिवाइड बाई एम जी एल आर अपॉन ए डेल्टा एल आर। एम जी ये कैंसिल हो गए, एल एस यानी इनिशियल लेंथ रबर की और इनिशियल लेंथ हमने जो स्टील के वायर ली थी बराबर थी, इस वजह से एल एस और एल आर भी हमें कैंसिल कर दिया। ए दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर लिए। अब जो बचता है वो आपका बच रहा डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस। इसमें हमने ये पहले बता रखा कि आपने देखा जब डेट इसको लटकाएंगे तो एल आर हमेशा कैसा होता बड़ा, ठीक, एल एस कैसा होता छोटा। इसके आधार पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा एल आर अपॉन एल एस की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा आएगी, ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं वाई एस इज इक्वल यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा फिर वाई। ठीक, तो निश्चित रूप से वाई एस में की मान को प्राप्त करने के लिए वाई आर में 1 से बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ा, इससे ये सिद्ध हो गया कि वाई एस बड़ा यानी स्टील का यंग प्रत्यास्थ का गुणांक ज्यादा है, अतः हम ये कह सकते हैं कि स्टील अधिक प्रत्यास्थ है रबर की तरह। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया और नेक्स्ट इसका हम करते हैं।